प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजा को जो सलाह दी है उनके बारे में। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि मैकियावेली ने जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है वो है द प्रिंस, और वह द प्रिंस में सीजर बोर्गिया को हीरो के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त को अपने हीरो के रूप में चित्रित किया है। उसी तरीके से प्रिंस में वह सीजर बोर्गिया को संबोधित करते हुए राजा को कुछ सलाह देता है, और वह सलाहें क्या है उन पर आज हम बात करेंगे। मैकियावेली ने प्रिंस या राजा को ये सलाह दी है कि उन्हें जो सलाह दी है उसको विद्वानों ने शिल्प कला का सिद्धांत, और शिल्प कला किसकी? शासन की शिल्प कला, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट क्राफ्ट का सिद्धांत दिया है, या उसको लागत लाभ सिद्धांत भी कहा जाता है। उसको शासन की सफलता का सिद्धांत या राज्य के हितों में वृद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। कई बार आपसे परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछा जाता है तो यह पूछा जाता है कि मैकियावेली का जो राज्य सिद्धांत है वह राज्य सिद्धांत बेसिकली शासन की शिल्प कला या स्टेट क्राफ्ट का सिद्धांत है। तो वह क्यों है, कैसे है? तो आप को यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि प्रिंस में मैकियावेली ने जो विचार स्टेट के संदर्भ में और राजा को सलाह देते हुए जो सारी बातें कही है वो बेसिकली शासन कैसे निर्मित किया जाए, कैसे चलाया जाए, कैसे संचालित किया जाए, उसके बारे में महत्वपूर्ण सुझाव राजा या प्रिंस को वह देता है। इसलिए उसे शासन की शिल्प कला का सिद्धांत कहा गया है। उसके कुछ प्रमुख सुझाव हम यहाँ देखते हैं। उसने राजा को ये सुझाव दिया है कि वह पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके अपनी शक्ति का विस्तार करे, और वह पड़ोसी राज्यों को जीतने के लिए या अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए या दूसरे राज्यों पर जब अपनी विजय प्राप्त करने के लिए राजा को समस्त नैतिक या अनैतिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा कि मैकियावेली ने कहा था कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी अगर आपका साध्य पवित्र है तो साधन चाहे कैसे भी अपनाए जाएं, चाहे वह अनैतिक साधन ही अपनाए जाएं, वह पवित्र ही माने जाएंगे। चूँकि राजा का उद्देश्य राज्य की शक्ति का विस्तार कर अपने राज्य को ताकतवर बनाना है, इसलिए चूँकि उसका साध्य पवित्र है, इसलिए उसके लिए अगर वह अनैतिक साधनों का भी प्रयोग करता है तो वह उचित ही माने जाएंगे। फिर वह ये कहता है, ये राजा को सलाह देता है कि साम्राज्य के हित में शासक को यदि अपने पिता की भी हत्या करनी पड़े तो उसे कर देनी चाहिए। जैसा पूर्व में मैंने कहा कि मैकियावेली ये कहता है कि शासक की सबसे बड़ी नैतिकता यह है कि वह अपने शासन को स्थायी बनाए रखे, अपने शासन को बचा करके रखे, उसकी शक्ति में विस्तार करे, और इस मार्ग में यदि उसको अपने पिता की भी हत्या करनी पड़े तो वह भी जायज़ माना जाएगा। फिर वह ये कहता है कि राजा को शेर की तरह शूरवीर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। इसे एक्ट सिद्धांत या वर्च्यू सिद्धांत भी कहा जाता है कि राजा शेर की तरह शूरवीर हो और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। फिर मैकियावेली ये सलाह देता है राजा को कि विजय प्राप्त करने के उपरांत भी राजा को शासन पुराने विधान या पुराने नियमों के अनुसार ही चलाना चाहिए। यानी उसने ये कहा कि किसी भी राज्य को जीतने के बाद राजा को ये चाहिए कि वह वहाँ जो प्रचलित कानून हैं, नियम हैं या परंपराएं हैं, उन परंपराओं, नियमों और विधानों के अनुसार ही वहाँ शासन चलाए। किसी राज्य को जीतने के बाद वहाँ की परंपराओं में बदलाव करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वहाँ के संविधान या नियमों को या कानूनों को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जनता जो है वो निरंतर कुछ परंपरागत विधानों से, नियमों से, कानूनों से शासित होते हुए उसकी अभ्यस्त हो जाती है। तो
जनता को उन्हीं कानूनों में रहने की, चूँकि वो अभ्यस्त हो जाती है इसलिए उन्हीं में उसको आनंद आने लगता है। यदि राजा उन परंपरागत विधियों को, कानूनों या नियमों को बदलने का प्रयास करता है तो शासन में, तो जो जनता है उस जनता में असंतोष पैदा हो सकता है और वह असंतोष क्रांति के रूप में बदल सकता है। फिर उसने कहा है कि जहाँ तक संभव हो राजा को चाहिए कि वह उसी राज्य के किसी व्यक्ति को वहाँ का शासक बना दे, यानी उसे खुद को वहाँ का शासक नहीं बनना चाहिए, अपितु अपने ही किसी सिंपैथाइज़र को या अपने ही किसी अपने ही पक्ष के किसी व्यक्ति को उस राज्य का शासक बना देना चाहिए जो वहीं से, उसी स्थान से संबंध रखता हो। राजा को पुराने सामंतों का अंत कर देना चाहिए, जैसा मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि मैकियावेली के लिए सबसे बड़ा रोड़ा, मैकियावेली के ये मानता था कि इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा है वो सामंतवाद है, फ्यूडलिज्म है, और उस फ्यूडलिज्म का, उस सामंतवाद का मैकियावेली बहुत बड़ा विरोधी था। इसलिए वह चाहता है कि राजा जो है वह पुराने सामंतों का अंत कर दे और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करे। सेना किराए की नहीं होनी चाहिए, इस पर भी कलम ने बात की थी। भाड़े के सैनिक नहीं रखे जाने चाहिए। फिर राजा को चाहिए कि वह शांति काल में जनता के सामने बड़ी बड़ी योजनाएं रखें, यानी जनता को वह स्वप्न दिखाते रहे, बड़े बड़े स्वप्न दिखाते रहे कि बड़ी बड़ी योजनाएं जनता के सामने रखे ताकि जनता जो है वह वर्तमान से अगर असंतुष्ट भी है तो वो भविष्य की स्वर्णिम ख्वाबों में हमेशा खोई रहे और राजा के प्रति विद्रोह नहीं करे। फिर राजा को युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। फिर योगक्षेम की बात जो मैंने आपको बताई कि शासक को अप्राप्य को प्राप्त करना चाहिए, जो उसके पास नहीं है उसको प्राप्त करना चाहिए, जो प्राप्त है उसको संरक्षित करना चाहिए और जो संरक्षित है उसमें निरंतर अभिवृद्धि का प्रयास करना चाहिए। फिर अगली महत्वपूर्ण बात मैकियावेली ये कहता है, राजा को यह सलाह देता है कि शासक भले ही सद्गुणी ना हो किंतु उसे सद्गुणी होने का नाटक अवश्य करना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो ये कहता है कि भले ही शासक कैसा भी हो, भ्रष्ट हो, कैसा अनैतिक हो, कैसा भी हो, लेकिन उसे जनता के सामने हमेशा भला मानुष बना रहना चाहिए, एक चरित्रवान व्यक्ति के रूप में, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में, या सद्गुणी होने का नाटक उसे निरंतर जो है वह जनता के सामने करते रहना चाहिए। वह अगली सलाह ये देता है कि किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति और स्त्री को राजा को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है वो पिता की हत्या के अपराध को तो माफ़ कर सकता है किंतु वह स्वयं की संपत्ति छीनने के अपराध को माफ़ नहीं कर सकता। फिर मैकियावेली ने ये सलाह दी है कि राज्य को व्यापारिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि राज्य अगर स्वयं व्यापार करता है तो वह धन के लेन देन के कारण से राज्य और जनता के बीच में संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए राज्य व जनता के बीच वह संघर्ष का कारण बन सकता है। फिर राजा को चाहिए कि वह योग्य व्यक्तियों को मंत्री बनाए। राजा को ये भी चाहिए कि वह पुरस्कार तो स्वयं दे, जनता को अगर जहाँ पुरस्कृत करना हो वहाँ तो वो पुरस्कार स्वयं दे, लेकिन अगर उसे दंड देना है तो वो दंड अपने अधीनस्थों के माध्यम से दिलाए, ताकि जनता में दंड देने से अगर कोई नाराज़गी भी हो तो वह सीधे राजा से नाराज़गी ना हो बल्कि उन अधीनस्थों से हो जिनके जरिए दंड दिलाया गया है। लेकिन पुरस्कार अगर राजा स्वयं देता है तो इससे जनता में उसकी वाहवाही होती है। फिर माफ कीजिए, फिर वह ये कहता है कि प्रजा के सामने प्रिंस को परिस्थिति के अनुसार नम्र और कठोर होना चाहिए, यानी वह जब अधिकांशतः सामान्यतः राजा को जनता के सामने हमेशा विनम्र बनकर के रहना चाहिए। जैसा मैंने कहा, उसे हमेशा अपने ईमानदार और एक अच्छे चरित्र वाली, सच्चरित्र वाली छवि
जनता के सामने बना करके रखनी चाहिए, विनम्रतापूर्वक जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जहाँ उसे कठोर होने की आवश्यकता हो वहाँ पर उसे कठोर भी होना चाहिए। राजा को कला और साहित्य में रुचि लेनी चाहिए। ये सारी सलाहें प्रिंस में मैकियावेली अपने राजा को देता है। मैकियावेली ने इतिहास का भी महत्व बताया है। उसने खुद ने हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखी। तो वह इतिहास को क्यों महत्व देता है, इतिहास को बहुत महत्व क्यों देता है मैकियावेली? क्योंकि वह ये कहता है कि इतिहास जो होता है वह हमेशा कोई नया सृजन करने की बजाय अपनी पुनरावृत्ति करता है। अर्थात मैकियावेली ये कहना चाहता है कि वर्तमान में जो कुछ भी घटित होता है वह हमेशा कोई नवीन घटित नहीं होता है। ऐसी घटनाएं इतिहास में हमेशा से होती आई होती है, और हम जो कुछ वर्तमान में देख रहे हैं वह इतिहास की घटनाओं की पुनरावृत्ति ही होती है। और इसीलिए वह ये कहता है कि इतिहास को पढ़ना या इतिहास को जानना या इतिहास को समझना बड़ा लाभकारी होता है। हम इतिहास के महान व्यक्तियों से सीख सकते हैं, ताकि उसी तरह की परिस्थितियां जब हमारे जीवन में पैदा हो तो हम उन महान व्यक्तियों का अनुकरण करते हुए जो है अपनी निर्णय ले सकते हैं, अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए वह ये कहता है कि महान व्यक्तियों के जीवन जो है वो वर्तमान में हमेशा उपयोगी होते हैं। मैकियावेली का कथन है कि शायद बुद्धिमान सही कहते हैं कि आने वाले का विचार जो है उसके आधार पर किया जा सकता है, यानी हम वर्तमान के आधार पर भविष्य को देख सकते हैं, क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए आज जो इतिहास होगा वह ही कल एक नए रूप में घटित होगा। मैकियावेली ने इतिहास की इसी व्याख्या के साथ परिवर्तन का सिद्धांत भी दिया, और परिवर्तन के सिद्धांत की, बदलाव के सिद्धांत की बात करते हुए भाग्य को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत करता है। मैकियावेली ये कहता है कि इतिहास में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन भाग्य के कारण से होते हैं, यानी इतिहास में कभी कोई बहुत नया घटित नहीं होता, सब कुछ चीज़ें पुरानी ही पुनरावृत्ति नए रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन अगर कहीं कोई बड़े परिवर्तन होते हैं तो हम उसको, जिसको हम ऐतिहासिक परिवर्तन कहें, ऐसे परिवर्तन भाग्य के कारण ही होते हैं। और ये भाग्य के संदर्भ में और ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में वो वर्च्यू का विचार देता है। और वर्च्यू का अर्थ यह है कि वर्च्यू का अर्थ है उसके लिए पुरुषोचित गुण। वर्च्यू यानी सद्गुण, और सद्गुण कौन से हैं? उसने कहा जो पुरुषोचित गुण है। और पुरुषोचित गुण क्या है? जो युद्ध में जो चीज़ें चाहिए होती है वो गुण ही पुरुषोचित गुण हैं या वर्च्यू हैं। और वो गुण क्या हैं? साहस, आत्मनिर्णय, महत्वाकांक्षा, जीवंतता, बुद्धि, प्रसिद्धि की इच्छा, शक्ति की चाह, ये सारे जो गुण हैं वो पुरुषोचित गुण हैं। साहस, आत्मनिर्णय, अपना स्वयं निर्णय करने की क्षमताएं, महत्वाकांक्षाएं, जीवंतता, बुद्धि, प्रसिद्धि पाने की इच्छा और शक्ति की इच्छा, ये सारे जो गुण हैं वो पुरुषोचित गुण हैं, युद्ध समान गुण हैं, और उन्हें मैकियावेली ने वर्च्यू की संज्ञा दी है। दूसरी तरफ जो भाग्य है वो स्त्री है। वो कहता है कि अगर आपको भाग्य रूपी स्त्री को जीतना है तो भाग्य रूपी स्त्री को जीतने के लिए आपको पुरुषोचित वर्च्यू होने चाहिए, यानी आप में ये सारे गुण होने चाहिए: साहस, आत्मनिर्णय, महत्वाकांक्षाएं, जीवंतता, बुद्धि, प्रसिद्धि और शक्ति की इच्छा। अगर आप में ये वर्च्यू हैं तो ही आप भाग्य रूपी स्त्री को जीत सकते हैं। और इसीलिए भाग्य बहादुरों की सहायता करता है। वो कहता है कि भाग्य रूपी स्त्री को जीतना पड़ता है, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करना पड़ता है, और उसके लिए पुरुषोचित गुण होना जरूरी है। जिनमें ये पुरुषोचित गुण होते हैं वही ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा मैकियावेली का मानना है। फिर मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना गया है। मैक्सी ने इस बात को व्यक्त किया है कि मैकियावेली जो है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है। टर्निंग
ने कहा है कि वह अपने विचारों से मध्य युग का अंत करता है और एक आधुनिक युग की शुरुआत करता है। माफ कीजिएगा। क्या ऐसे तत्व हैं मैकियावेली के चिंतन में जो उसको आधुनिक बनाते हैं? पहली बात कि मैकियावेली शक्ति राजनीति का पोषक है, पावर पॉलिटिक्स की बात करता है। पावर जो है वो राजनीति का सबसे आधुनिक तत्व है। एटेबजॉल कहता है कि मैकियावेली के चिंतन के केंद्रीय तत्व को संक्षिप्त करना संभव हो तो वह तत्व है शक्ति। माफ कीजिए। तो मैकियावेली जो है वह ये कहता है कि राजनीति की जो पूरी प्रक्रिया है वो शक्ति को लेकर के है, पावर थ्रस्ट। वो इस यथार्थ को अभिव्यक्त करता है कि हर व्यक्ति जो है वह पावर चाहता है, सत्ता चाहता है, अपने से कमज़ोर पर शासन करना चाहता है। इसीलिए मैकियावेली यथार्थवादी विचारक है। लर्नर ने लिखा है कि उनकी रचनाओं की दिशा राजनीतिक वास्तविकताओं की ओर थी। गेटल ने उसे प्रथम यथार्थवादी विचारक कहा है। देखिए, मैकियावेली को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसकी बहुत सी बातें हमें आदर्श के रूप में अगर हम देखें तो बड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन यथार्थ में होता यही है। उसने राजनीति के यथार्थ को जो है हमारे सामने रखा। फिर वह धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। इस पर मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैकियावेली पहला विचारक है जो राजनीति और नैतिकता या राजनीति या धर्म इनको पृथक पृथक करता है, इनके क्षेत्रों को पृथक पृथक करता है। और ये जो धर्म और राजनीति का पृथक्करण है ये आधुनिकता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कोकर ने इसीलिए मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक कहा है। फिर मैकियावेली राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है, नेशन स्टेट का समर्थन करता है। नेशन स्टेट फिर अपने आप में एक आधुनिक धारणा है। वह आनुभाविक पद्धति का प्रयोग करता है। विलियम टी ब्लूम ने मैकियावेली को आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा है। अगर फर्स्ट ईयर में आपने व्यवहार पढ़ा था, व्यवहारवाद वो अध्ययन पद्धति है जो अपने अध्ययन प्रक्रिया में या शोध के अंदर आनुभाविक पद्धति के प्रयोग पर बल देती है, और मैकियावेली जो है वो आनुभाविक पद्धति का प्रयोग करता है। मैकियावेली ने जो कुछ कहा है वह यथार्थ अनुभवों पर आधारित बात कही है। उसी ने सर्वप्रथम ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। वह निजी संपत्ति का समर्थन करता है। राज्य के व्यापार में हस्तक्षेप की मना करके वह उदारवाद का समर्थन करता है, यानी अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत कि बाजार में राज्य का हस्तक्षेप ना हो, ये बात मैकियावेली कहता है। और ये आधुनिकता का फिर एक प्रमुख लक्षण है। संघवाद की बात वो करता है। बोनाडिया ने उन्हें भ्रष्टाचार का विशेष वर्णन करने वाला पहला विचारक कहा है। फ्रेडरिक पोलक ने उसे वैज्ञानिक रूप से तटस्थ कहा है और इस रूप में उसे एक वैज्ञानिक विचारक माना है। मैकियावेली ने तुलनात्मक पद्धति का भी समर्थन किया है जो आधुनिक अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसने फ्रांस और जर्मनी की संस्थाओं की तुलना इटली की संस्थाओं के साथ की है। तो इन सब कारणों से हम मैकियावेली को पहला आधुनिक विचारक या आधुनिक चिंतक कहते हैं। अब हम मैकियावेली के मूल्यांकन पर आते हैं। ग्रामशी और विल दूरा ने मैकियावेली की राष्ट्रभक्ति की प्रशंसा की है। विल दूरा ये लिखता है कि मैकियावेली की सारी भूलों को या उसके सारे जो चीज़ें हैं, सारा जो चिंतन है या उसमें जो भी कुछ बुरी चीज़ें हैं उनको केवल एक बात पर माफ़ किया जा सकता है, और वह यह है कि वह अपने देश जो कुछ कह रहा था वह अपने देश को, इटली को एक करने के लिए, उसके एकीकरण के लिए कह रहा था। चूँकि उसका उद्देश्य पवित्र था इसलिए उसके सारे चिंतन में जो भी चीज़ें अनैतिक लगती है उसे माफ़ किया जा सकता है। बेनेडिक्ट और स्पिनोजा ने प्रिंस का पर्दाफाश करने के कारण उसे जनता का मित्र कहा, यानी राजनीति की जो सच्चाई है वो मैकियावेली ने जनता के सामने रखी और इसी रूप में बेनेडिक्ट उसे जनता का मित्र कहता है। मॉन्टेस्क्यू ने उसे आज़ादी का प्रेमी कहा क्योंकि मॉन्टेस्क्यू मानता है कि मैकियावेली जो कुछ कह रहा है वो व्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में कह रहा है। रूसो ने उन्हें एक गणतंत्रवादी निरंकुश व्यंग्यात्मक आलोचक कहा है। एल्फियरी ने उन्हें देवीय ईश्वरीय बताया। हीगल ने भी मैकियावेली की प्रशंसा की है। मार्क्स ने भी मैकियावेली की प्रशंसा की है। लेकिन कई लोग मैकियावेली के बड़े विरोधी हैं, जिसमें लियो स्ट्राउस जो
एक आदर्शों या वैल्यूज़ की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, लियो स्ट्राउस मैकियावेली को बुराई का शिक्षक मानते हैं। मैकियावेली की सबसे तीव्र आलोचना महान नाटककार शेक्सपियर ने की है। शेक्सपियर ने मैकियावेली को हत्यारा मैकियावेली कहकर के संबोधित किया है। उसने कहा है कि खुसट मैकियावेली शैतान को दिया दिखाता है। भारतीय विचारक अमर्त्य सेन की अभी हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व किताब आई है, आइडिया ऑफ जस्टिस। आइडिया ऑफ जस्टिस में अमर्त्य सेन जो है वो मैकियावेली की तुलना कौटिल्य के साथ करते हैं और वह कौटिल्य को ज़्यादा महान मानते हैं, क्योंकि कौटिल्य कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है, वेलफेयर स्टेट का समर्थन करता है, और अमर्त्य सेन भी वेलफेयर स्टेट का पक्ष लेते हैं। लेकिन मैकियावेली जो है वो लिबरल स्टेट या उदारवादी राज्य का समर्थन करता है, न कि वेलफेयर स्टेट का। इसलिए उन्होंने मैकियावेली की तुलना में कौटिल्य को ज़्यादा बेहतर विचारक माना है। सेबाइन ने उसे अनैतिक बताया है। तो यहाँ आज हम मैकियावेली के बारे में जो पूरा चिंतन है उसको हम यहाँ आज विराम देते हैं। थैंक यू।